student. I am your tutor from Dream Lights and today I am going to teach you chapter number 1 of history, first phase of इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो बच्चों अभी हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं फर्स्ट फेज, सबसे पहले फेज के बारे में इंडियन नेशनल मूवमेंट की। बच्चों मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कैसे उन्होंने किया था, फिर नेशनलिस्ट हुआ था, फर्स्ट वॉर के बारे में बताया था 1857 के, फिर नेशनलिस्ट हुआ था और अब आता है फर्स्ट फेज। जब 1857 का जो है वॉर, जब वो अनसक्सेसफुल हो गया था, फिर नेशनलिस्ट आए थे बहुत सारे। तो अब जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है 1857 से लेकर और 1947 तक का जो मूवमेंट है उसे हमने क्लासीफाई किया हुआ है 1885। अब हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में। तो अब यहाँ से लेकर इंडियन कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद, पिछले चैप्टर में हमने इंडियन कांग्रेस का फॉर्मेशन देखा था 1885 में। अब इस 1885 से 1947 की टाइम में इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पार्ट है दी early nationalist. What? Nationalist. The early nationalist, और इन्हें इस पीरियड को एक और नाम दिया गया था जिसका नाम था मॉडरेट पीरियड। मॉडरेट फेज के नाम से भी इसे जाना गया था और ये चला था 1885 से 1905 तक। कहाँ तक? 1805 से लेकर 1905 तक ये चला था। अब बच्चों इसमें बहुत सारे लीडर्स इमर्ज हुए थे। ये हमारे पहले लीडर्स थे जो सबसे पहले इमर्ज हुए थे हमारे कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए। अब बच्चों ये जो 1885 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में जो इंडियन लीडर्स ने उन्होंने इंडियन पॉपुलेशन को अवेयर किया था, उनके बारे में अवेयर करने के बाद उन्होंने उन्हें ये बताया था कि क्या कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनका ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, उनसे वेल्थ इंडिया से ले जा रहे हैं और उसे कैसे गरीब कर रहे हैं, फेमिनाइन का कैसे कारण बन रहे हैं वो, और जो है वो हमारे कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन्होंने अवेयरनेस करी, उन्हें ट्रेनिंग दी इंडियन पॉपुलेशन को, उसके बाद उन्हें सारी चीज़ें सिखाई, उन्हें एजुकेट किया, उन्हें प्लान किया। उसके बाद जो था 1907 में हमें इंडिपेंडेंस दिलाई थी। अब जानते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहला पीरियड था अर्ली नेशनलिस्ट और मॉडरेट फेज जो चला था 1885 से 1905 तक। अब इसके बाद आता है असर्टिव और रेडिकल फेज। The assertive और radical phase आता है। ये चला था 1905 से 1918 तक। कहाँ से? 1905 से लेके 19 तो अब बच्चों में जहां तक आपको असर्टिव रेडिकल फेज के बारे में 1905 से लेकर 1918 तक चला था। कहाँ तक चला था? 1918 तक चला था। इसमें भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स इमर्ज हुए थे। इसके बाद एक और आता है, उसे कहते हैं हम गांधीयन एरा। तीसरा जो आता है उसे कहते हैं दी गांधीयन एरा, एरा। ये चला था 1918 से 1947 तक। तब हमें पीरियड इस हिसाब से डिवाइड किया गया है हमारे सारे मूवमेंट्स को। अब हम पढ़ने जाएंगे सबसे पहले मूवमेंट की द अर्ली नेशनलिस्ट मॉडरेट फेज, जो था हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहला फेज। तो अब जानते हैं इसके बारे में।
तो बच्चों जब ये हो रहा था, ये सारे जितने भी नेशनलिस्ट्स हैं, इन्हें क्या कहलाई गई थी? ये मॉडरेट्स। जितने भी इस पीरियड के जितने भी नेशनलिस्ट थे उन सबका क्या नाम रखा गया था? मॉडरेट्स। अब इनमें बहुत सारे लीडर्स निकल के आए थे। बंगाल से WC बनर्जी निकल कर आए थे, राशिवरी घोष आए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आए थे, RC दत्त आए थे। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात से दादाभाई नारोजी आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले आए थे, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस MG रांडे आए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश से पंडित मदन मोहन मालवीय आए थे। बहुत सारे आए थे जिन्होंने हमारी फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पे हमारी जो पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, उसे बताने के लिए, उसे अवेयर करने के लिए बहुत काम किया था। तो अब हम इन सब के बारे में हम इसे जानेंगे। तो इनमें अब इनके साथ साथ कुछ इंग्लिश मैन भी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूमे। इन्होंने भी बहुत ये भी आए थे, ये भी बहुत कंसर्न थे इंडिया को लेकर। आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में जब नेशनलिस्ट के बारे में बताया था तो मैंने ये बताया था कि इंडियन कांग्रेस में ये भी जुड़े थे, ये भी अटेंड करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर भी करते थे जो इंडिया से कंसर्न थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब मैं बताने वाली हूँ, अब ये जो लोग थे, ये जितने भी नेशनलिस्ट थे ये इस पीरियड के, इन्हें बहुत बिलीव था कि जो ब्रिटिशर्स की जो चलाने का तरीका है, कंट्रोल करने का, रूल करने का तरीका है, वो अच्छा है, बस इनमें थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये 3P का फॉर्मूला अपनाते थे। 3P, कितने P का? 3P का। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी कि 3P किसके लिए होते थे। तो ये जो ये 3P का फॉर्मूला अपनाते थे, इसकी वजह से ये चाहते थे कि हम रिक्वेस्ट करके नॉन वायलेंस के साथ हम अपनी बातें ब्रिटिशर से मनवा लें। तो अब हम जानते हैं कैसे होता है। अब इनका ये जो बिलीफ था ये बहुत ज्यादा था कि ये जो ब्रिटिश की जस्टिस है, ब्रिटिश का जो जस्टिस है, इन्हें बहुत बिलीफ था कि ये बहुत फेयर है। अब देखो बच्चों, ये जो जितने भी लीडर्स थे फर्स्ट फेज ऑफ ये सबने स्टडी की थी इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड से की थी, इन्होंने ब्रिटिश का रूलिंग स्ट्रक्चर जाना था। अब ये इन्होंने जब जाना और इन्होंने देखा कि ऐसा इंडिया में कर रहे हैं ये, तो इन्हें बहुत बिलीव था, बट इन्हें इंटरनल के बारे में नहीं पता था सेपरेट। ये बहुत ज्यादा बिलीविंग थे कि हम जो ब्रिटिश आर्मी है, जो ब्रिटिश कंट्रोलर्स हैं, वो हमारे इंडिया के साथ फेयर जजमेंट करें, बट ऐसा था नहीं। अब देखो मैं अब faith in British justice. They believed that British were fair and would work to improve the lives of Indians if their grievances were present respectfully. तो उनका मानना ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो फेयर रहेंगे उनके साथ और वो वर्क करेंगे इम्प्रूव करने के लिए इंडियंस की लाइफ्स को, अगर वो प्रेजेंट है, अगर अपनी बात उठाएंगे वो। दूसरा आता है ट्रस्ट इन ग्रेजुअल रिफॉर्म। वो एक्सपेक्ट करते थे कि जो ब्रिटिश है वो एडवोकेट करेगा उनकी गवर्नेंस सिस्टम को और इंडिया को गाइड करेगा कैसे कंट्री को चलाया जाता है। फिर आता है एप्रिसिएशन ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म। ये जो मॉडरेट्स है ये क्रेडिट करते थे ब्रिटिशर्स को रिफॉर्म करने के लिए, जैसे रिफॉर्म्स जो हमारे इंडिया में हुए थे, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज अबॉलिशन हुआ था, उसके विडो रीमैरिज चालू हुआ था, और अनटचेबिलिटी, डिस्करेज चाइल्ड मैरिज को किया था। इन सभी जो हमारे में रिफॉर्म्स हुए थे हमारे इंडिया के अंदर, तो इसका क्रेडिट जो ये मॉडरेट्स थे ये किसे देते थे? ब्रिटिशर्स को देते थे। फिर नॉन वायलेंस मेथड, ये जो थे नॉन वायलेंस का मेथड अपनाते थे। नॉन वायलेंस ये रिलाई करते थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तरीके से अगर हम बात करेंगे ब्रिटिशर से, ब्रिटिशर हमारी बातें मानेंगे पिटिशन कर उसके बाद वो अगर हमारी बातें ऐसे ही मान लेंगे, हमें वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में मानते थे। तो इस तरीके से था हमारा मॉडरेट्स के बिलीफ। उसके बाद उनका ये भी आता है कि वो सपोर्ट करते थे वेस्टर्न एजुकेशन आइडिया को, वो वैल्यू करते थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश आनी चाहिए, उन्हें वैल्यू थी कि इंग्लिश आनी चाहिए।
तो बच्चों इंग्लिश आने से इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो था ब्रिज कम्युनिकेशन, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, तो ये इससे क्या हुआ, एक ब्रिज कनेक्शन बना उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच में। और वो ये भी बहुत इंकरेज करते थे ये इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, टेलीग्राफ, रोड्स एक्सेट्रा। वो ये मानते थे कि मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब क्या क्या डिमांड्स थी अर्ली नेशनलिस्ट की, अब ये जानेंगे। डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट की क्या क्या डिमांड्स थी? तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो मॉडरेट्स कहलाते थे, एक ग्रुप ऑफ इंडियन लीडर्स थे जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। और उसके बाद 1885 से 1905 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने अपने अचीव किए थे एम्स को एक पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के साथ। कैसे? पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के साथ। एंड constitutional मेथड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के साथ इन्होंने किया था। उसके बाद ये इनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड क्या क्या थे? इनका था पेटिशन, स्पीचेस, मीटिंग, अपील्स टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ओके, तो अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने क्या क्या किया था, अब ये जानेंगे हम। ठीक है बच्चों।